सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और यहां पर हम लोग फिजिक्स की क्लास में क्लास 12th में बोर्ड परीक्षा से रिलेटिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग समझेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है। ये क्वेश्चन आपका 2014, 15 और 17 में पूछा गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। तो इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। तो देखो इसके गुण पूछता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, या दोनों क्वेश्चंस को मिला के शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो इसका पहला गुण हो जाएगा, यह तरंगें प्रकाश तरंगों की तरह परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। यानी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो प्रकाश तरंगों के गुण प्रदर्शित करती हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है, उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश तरंगों की तरह परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। देखिएगा नेक्स्ट है, इन तरंगों की वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है, आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है, ये तरंगें त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। और फोर्थ गुण हो जाएगा इसका कि इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा गुण है इसका आपका वेरी शॉर्ट के लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें तथा यांत्रिक तरंगों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मेंशन किया है। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट लिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आप बहुत ही ईजिली तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें केवल अनुप्रस्थ होती हैं। आप ध्यान रखेंगे, अलग से भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें केवल अनुप्रस्थ होती हैं, जबकि यांत्रिक तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं। और तीसरा पॉइंट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊष्मीय प्रभाव दिखाती हैं, जबकि यांत्रिक तरंगें ऊष्मीय प्रभाव नहीं दिखाती हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो दूसरा वाला पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। ये आपका 2019 में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत त्वरित आवेश होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में किन भौतिक राशियों का दोलन होता है। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र V राशियों का दोलन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में किन भौतिक राशियों का दोलन होता है। ये आपका 2014 और 16 में पूछा गया है, दो बार यहाँ पर मेंशन हो गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र को आप ई से दिखा देना और चुंबकीय क्षेत्र को वी से दिखा देंगे, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र राशियों का दोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि निम्न में विद्युत चुंबकीय तरंग है, निम्न में विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों को नाम हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो पहला आपका गामा किरणें हो जाएगा, दूसरा एक्स किरणें, अवरक्त किरणें होगी और ऊष्मीय किरणें हो जाएंगी। आगे और भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूछा गया है कि एम्पियर मैक्सवेल परिपथ नियम लिखिए, या करके इसको पूछ सकता है विस्थापन धारा एवं चालन धारा से संबंधित एम्पियर के नियम का व्यंजक लिखिए। तो आप ध्यान रखेंगे इसका व्यंजक 1 नंबर में पूछा गया है। तो ये होता है क्लोज इंटीग्रल v डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो और ब्रैकेट में आई सी प्लस आई डी। इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपसे अलग 1 नंबर में रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि लाल तथा बैंगनी प्रकाश में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। लाल और बैंगनी प्रकाश में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो आप ध्यान रखेंगे बैंगनी प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति और सबसे कम आवृत्ति और सबसे अधिक आवृत्ति वाले रंगों के नाम बताइए। तो देखो सबसे कम आवृत्ति जो होगी वो लाल रंग की हो जाएगी, और सबसे अधिक अगर आवृत्ति पूछता है आपसे तो बैंगनी रंग की होगी। ये ध्यान रखेंगे आप। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखिए। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य आपकी रेडियो तरंग हो जाएगी, और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य पूछिए तो गामा किरणें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2022 में पूछा गया है कि परावैंगनी किरणों के किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। तो पहला तो उपयोग हो जाएगा आपका नकली दस्तावेजों का पता लगाने में और भोजन के संरक्षण में। तो परावैंगनी किरणों के 2 उपयोग अगर आपसे पूछता है तो पहला आपका होगा नकली दस्तावेजों का पता लगाने में और भोजन के संरक्षण में। देखिएगा यहाँ पर हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किए हैं जो आपके पूछे गए हैं। देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। सिर्फ सूत्र पूछा गया है। तो यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व का अगर सूत्र आपसे पूछता है तो ये हो जाएगा UM इक्वल टू 1/2 V² RMS अपॉन म्यू नॉट, या इसको आप लिख सकते हैं UM इक्वल टू 1/4 V0² अपॉन म्यू नॉट। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी सूत्र लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट रहेगा, 2020 में पूछा गया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया है आपका कि रेडियो तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें और माइक्रो तरंगें अथवा सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखो बढ़ते क्रम में जब आप लिखेंगे तो गामा किरणें, एक्स किरणें, माइक्रो तरंगें अथवा सूक्ष्म तरंगें, मतलब माइक्रो तरंगों को ही सूक्ष्म तरंगें भी बोलते हैं, ध्यान रखना, तथा रेडियो तरंगें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 2016 में पूछा गया है कि रेडियो तरंगें, एक्स किरणों, गामा किरणों एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में लिखिए। देखो सेम क्वेश्चन है, इस बार आपसे घटते क्रम में पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, एक्स किरणें और गामा किरणें। तो बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में आप क्रम जरूर ध्यान रखेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2019 में पूछा गया है
कह रहा है माइक्रोवेव का तरंगदैर्घ्य परिसर एवं इसको उत्पन्न करने का स्रोत लिखिए। सबसे पहले तो आपको माइक्रोवेव का तरंगदैर्घ्य परिसर बताना है। तो माइक्रोवेव का तरंगदैर्घ्य परिसर आप ध्यान रखेंगे 1 × 10⁻³ मीटर से 3 × 10⁻⁻1 मीटर तक होता है। और स्रोत पूछा है तो स्रोत हो जाएगा निर्वात नलिका में 2 लित्र धारा से तथा वैद्युत चुंबकीय 2 लित्र से। देखो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोवेव ओवन जल अणुयुक्त खाद्य पदार्थ का ऊष्मन सर्वाधिक प्रभावी ढंग से क्यों करता है। तो ये हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन जल अणुयुक्त खाद्य पदार्थ का ऊष्मन सर्वाधिक प्रभाव ढंग से करता है क्योंकि माइक्रोवेव की आवृत्ति जल के अणुओं की अनुनाद आवृत्ति के बराबर होती है। तो आप बस रीजन ध्यान रखिए कि माइक्रोवेव की आवृत्ति जल के अणुओं की अनुनाद आवृत्ति के बराबर होती है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है एक्स किरण के 2 प्रमुख गुण और उपयोग लिखिए। 2019 में आपका पूछा गया है क्वेश्चन। तो अगर गुण पूछता है तो देखो पहला गुण हो जाएगा एक्स किरणें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाती हैं या गुजर जाती हैं। दूसरा है इनकी वेदन क्षमता गामा किरणों से कम परंतु आयनीकरण क्षमता गामा किरणों से अधिक होती है। और उपयोग आपसे पूछा गया है तो एक्स किरणों का उपयोग शरीर में टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि एक्स किरणों का उपयोग शरीर में टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। 2014, 15 और 17 में पूछा गया है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंगदैर्घ्य के परास के साथ लिखिए। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंगदैर्घ्य के परास के क्रम में लिखिए। और ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इनको ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट में आपसे पूछेगा। और यहाँ से ये भी ध्यान रखिए आपका 100% क्वेश्चन बनने वाला है। तो पहला है गामा किरणें। तो गामा किरणों के तरंगदैर्घ्य का जो परास होगा वो 1 × 10⁻⁻14 मीटर से 1 × 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। एक्स किरणों का अगर आपसे पूछता है, यहाँ तो सभी पूछा गया है, एक्स किरणों का उनकी तरंगदैर्घ्य का जो परास होगा 1 × 10⁻11 मीटर से 3 × 10⁻8 मीटर तक होता है। और परावैगनी विकिरण की अगर बात करें तो इसका 1 × 10⁻8 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर तक होता है। और दृश्य प्रकाश का 4 × 10⁻7 मीटर से 8 × 10⁻7 मीटर तक होता है। और अवरक्त की बात करें, अवरक्त विकिरण, तो इसका होता है 8 × 10⁻7 से 5 × 10⁻3 मीटर तक। और नेक्स्ट है सूक्ष्म तरंगें, इनका परास होता है 1 × 10⁻3 मीटर से 3 × 10⁻1 मीटर तक। और लास्ट है रेडियो तरंगें। तो रेडियो तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य परास होता है वो होता है 1 × 10⁻1 मीटर से 1 × 10⁻+4 मीटर तक। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ये भी आपका 2015 में पूछा गया है। और वैसे भी ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि इसको वो अलग से भी पूछ सकता है एक एक नंबर में कि निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक एक उपयोग लिखिए। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को याद होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर सूक्ष्म तरंगें हैं, तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग जो है उपग्रहों में होता है। अवरक्त तरंगों का उपयोग पोतघरों में होता है। और परावैगनी तरंगों का उपयोग नकली दस्तावेजों में होता है।
और एक्स किरणों का जो उपयोग है अभी हमने पीछे बताया था, शरीर की हड्डी टूटने में होता है, यानी कि उसका पता लगाने में होता है। और गामा किरणों का जो उपयोग होता है वो परमाणु के नाभिक की संरचना में होता है। तो यहाँ पर जो भी हमने क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित मेंशन किए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि यहाँ से आपका बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा।